हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही थी और उसके अंदर हम पढ़ते पढ़ते जो हमने पूरी संविधान सभा का समापन कर रहे हैं, पूरी संविधान सभा के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और पूरी संविधान सभा को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते पढ़ते आज हम उसके इस टॉपिक को पूरा एंड करने की तरफ आ चुके हैं और कल इसके हम क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको एक क्लास लेने में बहुत आनंद आ रहा होगा, कंटिन्यूटी बन रही होगी कि लगातार टॉपिक वाइज टॉपिक अपनी क्लास चल रही है, डेली डे बाय डे चल रहा है अपना। हालांकि आधे घंटे हो रहा है लेकिन उस आधे घंटे की स्टडी को हम स्मार्ट तरीके से 1.5 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? ये शुरुआत का आधा घंटा हमारा जो हमने अब तक जो पढ़ा उसके रिविज़न का है, फिर आधा घंटा हमें क्लास अटेंड करनी है और उसके बाद आधे घंटे हमें जो क्लास हमने अटेंड की है उससे रिलेटेड नोट्स को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में सजा के उतारना है। तो आधे घंटे की क्लास को हम 1.5 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे करते करते आज हम संविधान सभा के टॉपिक को पूरा फिनिश करते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं। बाकी बात मैं नहीं करूँगा कि आपको क्या करना है, वो आपकी मर्जी है, करो तो करो, ना करो तो क्लास भी बंद नहीं होगी। क्लास एकदम सही तरीके से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं आज संविधान सभा के समापन की ओर लेकर के चलते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए आज की क्लास के साथ। और पहले तो मुझे आप ये बताइए कैसे हैं आप सभी। आई थिंक एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। संविधान सभा की समितियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। समितियां अलग अलग अपना काम कर रही थी और संविधान सभा का जो हमारे सामने एक प्रारूप पेश कर दिया और उस प्रारूप को पास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे। अब आपको एक बात बताता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास पे हम चलते हैं कि क्या हमें डिस्कशन करना है और क्या हमारा जो टॉपिक हो गया था, क्या हमारा टॉपिक छूट रहा था, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि जो संविधान सभा जो है हमारी जो संविधान सभा है उसमें ये संविधान ही नहीं बन रहा था, उसके अलावा मैंने आपको बताया था खूब सारी समितियां काम कर रही थी। उन समितियों ने अलग अलग काम किया और उन्होंने अलग अलग उनकी जो अलग अलग समय पर उन्होंने अलग, कोई समिति झंडा बना रही थी, कोई समिति किसी भाषा के बारे में बात कर रही थी, कोई समिति राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बारे में बात कर रही थी, कोई राष्ट्रपति को निर्वाचन करने की बात कर रही थी। और मतलब इस तरीके से अलग अलग काम कर रहे थे। तो उन समितियों ने जो काम किए उस परिणाम के नतीजे भी हमारे सामने आने जरूरी थे। आई थिंक दैट इज क्लियर कि उस काम के नतीजे हमारे सामने आने जरूरी थे। ओके, तो उन नतीजों की बात करते हैं। चलिए आइए, तो उन नतीजों में हमें ये करना है कि जो पढ़ रहे थे ना उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि क्या हमने पढ़ा था और क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं आज की बात, इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रध्वज की। झंडा समिति जो बना रही थी ना उसने बनाया राष्ट्रध्वज। आई थिंक पेन ज़्यादा ही कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, इस पेज पे कर, आगे वाले पेज पे कम कर लेंगे। राष्ट्रध्वज बनाया। राष्ट्रध्वज जो उस समिति ने बनाया ना, उस राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी? उसको स्वीकृति दी 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। यानी संविधान सभा के कार्य कौन कौन से थे? वो संविधान बनाने के अलावा उसने और सारे भी काम किए थे। आपको पता है मैंने खूब सारी समितियां थी। तो संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अनुमति दी? 22 जुलाई 1947 को क्या दी? अनुमति दी। दैट इज क्लियर। उसके बाद बात आई कि भाषा क्या रखें। तो देखिए हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा ये है वो है। नहीं, दरअसल भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। क्योंकि देखिए भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के लोग भी रहते हैं। आप नॉर्थ में जाइए इंडिया में, वहाँ पे लोग हिंदी ज़्यादा पसंद करते हैं। साउथ में जाइए वहाँ पे लोग कन्नड़ तेलुगु जो ये ऐसी भाषा, इंग्लिश ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल है। आप इधर सिक्किम साइड में जाइए, वहाँ पे बोगो जो मतलब ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐसी कुछ भाषाएं आपको मिलेंगी इस प्रकार की। राजस्थान की तरफ आप आइए, वहाँ पे कुछ अलग मारवाड़ी वगैरह भाषा मिलेगी। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं, ये अलग अलग भाषाएं हैं। तो क्या उन देश में इस अलग अलग भाषाओं वाले देश में क्या एक भाषा को पूरे देश की भाषा बनाना सही होगा?
हमारी संविधान, आप खुद विचार कीजिए। आप सोच रहे हो कि भाषा हिंदी नहीं बनाई जा रही, आप खुद सोच के देखिए कि जिस पूरे देश की अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं हैं, क्या वो देश किसी एक भाषा को कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर पाएगा? मेरी नज़र से तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो अब जब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो हमें क्या करना होगा? जब देश एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो हमें भाषाओं के बारे में क्या करना पड़ेगा? डिस्कशन। तो भाषा बनाकर, मतलब राष्ट्रभाषा न बना करके हमने एक क्या बनाई? एक राजभाषा बनाई। और राजभाषा हमारी कौन सी थी? हिंदी। हिंदी को राजभाषा बनाया और हिंदी को राजभाषा घोषित किया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। इज दैट क्लियर? और इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? हिंदी दिवस मनाते हैं। यानी 22 जुलाई 1947 को तो क्या, राष्ट्रध्वज को, जो राष्ट्रध्वज है अपना, उसको स्वीकृति मिली। और 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए हमेशा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दैट इज क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद एक डेट आई 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। अब सोचिए कि जिस दिन संविधान लागू हो रहा है तो संविधान के शुरुआत के लिए एक पूरे राष्ट्र का एक गीत होना चाहिए, पूरे राष्ट्र का एक गान होना चाहिए। तो उन चीज़ों को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले लागू किया गया। किस किस को? राष्ट्रगीत और दूसरा राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान संविधान लागू होने से 2 दिन पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान लागू किया गया, जिसमें राष्ट्रगीत अपना कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अभी राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बारे में डिटेल थोड़ी सी और बता दूंगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और कब ये बन करके तैयार, मतलब कभी इसको लागू कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। जनगण मन, ये भी कब? 24 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब इस राष्ट्रगान को लिखा किसने? हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो शांति आश्रम जिन्होंने स्थापित किया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया? इसको लागू कर दिया, मतलब इसको राष्ट्रगान की रचना कर दी। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में आपको एक बात बताऊं कि राष्ट्रगीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय मिलता है, यानी कि टोटल 65 सेकंड। राष्ट्रगीत 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रगान के लिए मात्र और मात्र कितने मिलती हैं? 52 सेकंड मिलती है। कितनी मिलती हैं? 52 सेकंड मिलती है। उसके बाद आपातकाल जब होता है ना, इमरजेंसी, उस समय राष्ट्रगान के लिए कितने सेकंड होती हैं? 20 सेकंड होती है। कितनी होती हैं? 20 सेकंड। ये बात ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रगीत के लिए 1 मिनट 5 सेकंड, राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड और आपातकाल में राष्ट्रगान के लिए 20 सेकंड का समय हमें मिलता है। दैट इज क्लियर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में दोनों को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद इसी दिन एक बात और हुई थी कि एक भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसको घोषित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। दैट इज क्लियर। भारत का क्या घोषित कर दिया गया? राष्ट्रपति किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। 24 जनवरी को 3 चीज़ें हुई: राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति। दैट इज क्लियर। ओके, इसी दिन चौथी चीज़ और सुन लीजिए, 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, उस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने?
284 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से इस संविधान पर क्या किए थे? साइन किए थे। क्या किए थे? अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान के ऊपर क्या कर दिए? अपने साइन कर दिए। कितने थे टोटल? 299। कितनों ने कर दिए? 284। अब भी 15 थे जिन्होंने नहीं किए थे। कोई बात नहीं, उनको छोड़िए, लेकिन जहाँ पर बहुमत है वहाँ सत्ता है। 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या कर दिए? अपने हस्ताक्षर कर दिए। संविधान सभा की टोटल 12 बैठकें हुई थी। ध्यान दे लीजिएगा। अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान को स्वे अंगीकृत कर लिया गया। 24 जनवरी का काम? पहला काम हुआ राष्ट्रगीत, दूसरा राष्ट्रगान, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा संविधान को स्वीकार कर लिया गया। अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने क्या कर दिया? उस पर सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद 2 दिन बाद यानी 2 दिन बाद कब? 26 जनवरी 1950 को। 2 चीज़ें बताऊंगा, पहले आप पहले सुनिए। 2 दिन बाद ही पहले कुछ बात सुनिए मेरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब एक बात बताता हूँ आपको। पहले क्या हुआ? हमारा तो संविधान बनकर के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। अब जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था ना, तो इस संविधान को आर्टिकल 384 आर्टिकल 384 के तहत आर्टिकल 384 के तहत भारत में कितने आर्टिकल लागू किए गए? भारत में उसी समय, ध्यान दे लीजिएगा, आंशिक रूप से संविधान कब लागू हो गया था? जिस दिन बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। कब? इसमें आंशिक रूप से 16 आर्टिकल्स क्या कर दिए गए? लागू कर दिए गए। कितने लागू कर दिए गए? 16 आर्टिकल्स। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर विधि दिवस हम मनाते। पहले विधि दिवस मनाते थे और आज संविधान दिवस। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? संविधान पूर्ण रूप से लागू अपना 26 नवंबर 1950 को हो गया था। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हो गया था? 26 नवंबर 1950 को। और वैसे नहीं, सॉरी, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 2 चीज़ें आपकी समझ में आई। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, तो उसके कुछ 16 आर्टिकल हमारे लागू कर दिए गए आंशिक रूप से। उसको अंगीकृत कर दिया गया और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए वो आर्टिकल्स कौन कौन से थे। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। कितने आर्टिकल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आर्टिकल लागू हो गए। किस दिन? ये 26 नवंबर 1949 को। देखिए मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। आंशिक रूप से संविधान जिस दिन बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तभी लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दैट इज क्लियर। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। कितने आर्टिकल लागू किए गए आंशिक रूप से? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94। ये आर्टिकल 16 कितने लागू कर दिए? कब लागू कर दिए गए? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। ठीक है। जब संविधान को बनने में कितना समय लगा? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब अगर 12-13 दिन और हो जाते ना तो पूरे 3 साल लग जाते। ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद जब संविधान बना, ये तो आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जब संविधान बना तब और आज जो संविधान है उसमें क्या डिफरेंस है? जब संविधान बना तब उसमें आर्टिकल कितने थे और आज आर्टिकल कितने हैं? जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद थे 395
वर्तमान में अनुच्छेद है 448। अभी और बढ़ गए होंगे उसका पता नहीं, बाकी 448 का डाटा मेरे पास है। आर्टिकल 395 में थे, वर्तमान में कितने? 448। उस समय अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में कितनी है? 12। उस समय अनुसूचियां कितनी थी? 8, वर्तमान में कितनी है? 12। उस समय भाग थे 22, वर्तमान में है 25। आई थिंक दैट इज क्लियर, एकदम आपके समझ में आ चुका होगा। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय संविधान में 395 आर्टिकल थे, वर्तमान में 448 आर्टिकल हैं। उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उस समय 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। दैट इज क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। दोनों में अंतर समझ में आ गया। उस समय कितने आर्टिकल थे? 395 में। वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं? 448। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। उस समय कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25। दैट इज क्लियर। अगर समझ में आ गया तो फटाफट एक बार थम्स अप कीजिए। 395, 448, 8, 12, 22, 25 आर्टिकल, अनुसूची और भाग, पहले और अब उसके बाद जब हमारा संविधान बना तो उस पर पैसे वैसे भी लगे होंगे। ये चीज़ें फैक्ट है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, फिर मैं बता देता हूँ। लगभग 63,96,729 रुपये लगे थे। 63,96,729 रुपये लगे थे। अगर यही संविधान आज के नेताओं के हाथों बनवाते ना तो ये जाता करोड़ों में, क्योंकि उस समय लोग क्या थे, वो एक भी पैसा खाने का उनको शौक नहीं था। और आजकल के अगर सुबह से शाम तक खा लेना तो भी उनका पेट नहीं भरता। और जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की बात बताऊँ, डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, मतलब ये इशू बन जाएगा वो पता लगा, लेकिन ध्यान से देखें कि मतलब आप समाज के खुद के सोचने की बात है कि लोगों के मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो रही है। आप समाज के, आपको भगवान के बाद दूसरा भगवान माना जाता है और आप ऐसा कर रहे हो उनके साथ। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। आपको एक बात बताऊं, जब RT एक्ट आया था ना, राइट टू एजुकेशन, तब सभी टीचर्स, इसमें कुछ खामियां थी उस RT एक्ट में, बट सभी टीचर्स ने उसको बेझिझक स्वीकार किया था RT एक्ट को। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों के देश का भविष्य बनाना था, उन्हें बच्चों को एक नई शिक्षा देनी थी। लेकिन वही आज एक जो मतलब एक बिल लेकर के आए हैं निःशुल्क चिकित्सा, उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आए ना, इसके लिए देखो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। प्राइवेट छोड़िए, गवर्नमेंट टीचर, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं। अरे प्राइवेट का समझ में आता है, पर गवर्नमेंट वालों क्यों? आप समझ जाइए क्या है, आप खुद समझ सकते हो। खैर छोड़िए इस बात को, मतलब काफ़ी सोचने लायक बात है। तो कितने रुपए? 63,96,729 रुपये। अब क्या हुआ इसमें? जो कितने पेजेस थे इसमें? 251 पेज थे। अभी मैं आपको बताऊंगा बात कि 251 पेज कैसे थे। 251 पेज थे। ये बातें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ मैं, ये जो भी पेज वगैरह बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। जो अंग्रेजी में जो संविधान लिखा था ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 251 पेजेस थे इसमें, और 1,17,369 शब्द थे। कितने थे? 1,17,369 शब्द, वर्ड्स। 1,17,369 वर्ड्स and 63,96,729 रुपीज़। कौन से? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में वही सेंट्रल लाइब्रेरी में है। और सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस है। हीलियम गैस के एक जार में रखा हुआ है। हीलियम गैस होती है ना, वो उन पन्नों को खराब नहीं होने देती। हीलियम गैस के एक जार में रखा हुआ मूल संविधान की जो प्रति है उसको रखा हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है आपको पता है? अपने दिल्ली में है। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद, किसने किया था? इसका हिंदी अनुवाद करने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य।
वसंत कृष्ण वैद्य। इसने किसका अनुवाद किया? इसने हिंदी में अनुवाद किया था। किसमें अनुवाद किया? हिंदी में। जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 251 पेज हैं, 1,77,17,369 इसमें वर्ड्स हैं, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया। अब बात आती है कि जो संविधान की जो बुक लिखी हुई थी, उस बुक को डिज़ाइन किसने दिया? ऊपर डिज़ाइन बुक के ऊपर मतलब बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। ये दोनों ही काम है ना शांति निकेतन के शिष्य थे। एक तो जो लिखने का काम है और एक ये जो अपने इसकी डिज़ाइनिंग का काम है। ये दोनों ही शांति निकेतन का था ना, बताया था ना आपको, किसका? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का है। उनका शांति आश्रम था, उन शांति निकेतन। उसमें थे, दो थे कौन व्यक्ति? एक तो नंदलाल बोस और दूसरे थे राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ने क्या की? इन्होंने की सजावट। समझिएगा इस चीज़ को, इन्होंने क्या की? इन्होंने की सजावट। इन्होंने क्या की? इसकी क्या की? सजावट। दूसरी बात, उसके बाद इसको हिंदी में लिखा, मतलब इस जो संविधान है ना, अब बात आई कि ये जो संविधान हमने बना दिया, इस संविधान को लिखने की बात आई कि संविधान को मतलब एक हाथों से लिखा हुआ, मतलब हाथों से लिखा हुआ संविधान हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हाथों से लिखे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की किससे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से। उन्होंने कहा कि मेरे शांति निकेतन में एक शिष्य है मेरा, वो ये काम कर सकता है। वो कौन थे? वो शिष्य था प्रेम बिहारी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, मज़ेदार फैक्ट्स हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नाम भी काफ़ी अच्छा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसको 6 महीने में, 6 मंथ्स लगे इनको, इसको लिख दिया। इसका जो हस्तलिखित रूप है, वो हस्तलिखित रूप किसने दिया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहाँ के सदस्य? दो अपने पीछे बताए थे ना आपको, कौन कौन? जो आपके अभी बताए थे मैं नाम, कौन नाम बताया था मैंने आपको अभी? एक तो नंदलाल बोस बताया था और एक राम मनोहर सिन्हा, ये जो दो थे, और एक जो अपने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, ये तीनों ही कहाँ के शिष्य थे? ये तीनों के तीनों शांति निकेतन के शिष्य थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में आपको बात बताऊँ कि जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह इन्होंने इनसे बात की कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, जवाहरलाल नेहरू ने इनसे बात की कि आपको संविधान को लिखना है, तो बोले आप कोई बात नहीं, लिख देंगे। तो उन्होंने कहा बोले क्या लेंगे? पैसे बताइए, क्योंकि हर एक इंसान पैसों के लिखता है वो बता। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा अच्छी बात है, आप कुछ नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो इन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, और एक नहीं 2 शर्तें हैं। अब हालांकि लिखवाना था तो फिर बोले बताइए। बोले एक तो मैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा तो हर पन्ने पे अपना नाम लिखूंगा। जब मैं इस संविधान को लिखूंगा तो हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बोले दूसरी शर्त यह है कि जब मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करूं, उसके अंतिम पेज पे अपने दादाजी का नाम लिखना चाहता हूं। अब सोचिए, जो इंसान निस्वार्थ भाव से इतना काम कर रहा है, उसको किसी भी रुपए का लालच नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई बात नहीं, आपकी शर्तें मान लेते हैं, नाम ही तो लिख रहे हो, तो आप अपना संविधान के प्रत्येक पन्ने पे किसका नाम लिखा हुआ है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का, और अंत में उनके दादाजी का नाम लिखा हुआ है। ये कहाँ से थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? ये मधुबनी बिहार से थे। कहाँ से थे? मधुबनी बिहार से थे। आई थिंक अब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में आपके किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो संविधान सभा है, वो संविधान सभा आज आपकी क्या हो गई? पूरी हो गई। कल आपको इसे कराए जाएंगे क्वेश्चंस, कल आपको इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक बार जो पढ़ा है उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद राजभाषा हिंदी की बात कर लेते हैं 14 सितंबर 1949 को। क्लियर? उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें हुई थी, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और
राष्ट्रपति। उनके अलावा एक बात और हुई थी कि इस दिन संविधान को 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों द्वारा संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया और इसकी टोटल 12 बैठकें हुई थी, इसमें से अंतिम बैठक ये थी। और संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसके कौन कौन से आर्टिकल लाए गए आपको मैंने बता ही दिया कि 5, 6, 7 और जो अपने 360 वगैरह थे, 5, 6, 7, 8, 9 थे, 60 था, 324, 66, 67 ऐसे कुछ आर्टिकल थे, उनके बारे में मैंने बात कर ली थी। और 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन उस दिन हुआ था, उसके बाद पूरा लागू कर दिया गया। उसके बाद कुल कितनी लागत आई? 63,96,729 रुपये और 1,17,369 शब्द थे। जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन अपना 251 पेजेस थे। और वर्तमान में जो दिल्ली में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस सेंट्रल लाइब्रेरी जो पहले सेंट्रल हॉल था, वही सेंट्रल लाइब्रेरी उसमें हीलियम गैस के जार में रखा हुआ है। ओके। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा ने इसकी क्या की थी? इसकी सजावट की थी। और इसका जो मतलब लिखित रूप किसने दिया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो मधुबनी बिहार से थे। और इन्होंने 6 महीने लगे और इन्होंने इस पर मतलब इसको हस्तलिखित रूप दिया। दैट इज़ क्लियर। यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये अपना जो फ्री जीके का जो बैच था, उसका अपना इतना शेड्यूल मतलब कंप्लीट हो चुका है। कितना क्या, हालांकि ये मैं सोची कि पूरा हो जाएगा, नहीं, बैच चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक जीके पूरा नहीं होगा, जीके का कोई तोड़ नहीं है, तो अपना ये बैच कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। बस आप इसको एंजॉय करते रहिए, अपने मतलब स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। और इस जीके की बैच की मैं आपको बातें बता ही चुका था। इसमें अपने इंडियन पॉलिटी हमने शुरुआत की थी, उसके बाद देखेंगे आगे क्या शुरुआत करेंगे वो आप बताएंगे। अभी मैंने इंडियन को अपनी जो पॉलिटी का जो संविधान सभा है वो पूरी आपको करवा दी है। कल है सैटरडे, और कल आपको इसकी जो संविधान सभा में मैंने जितना आपको कुछ पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपका लगेगा टेस्ट। इसमें आप तैयारी करके आइएगा, टेस्ट पेपर होगा आपका, और उस टेस्ट पेपर में देखेंगे कि आपके कितने जो क्या स्कोर रहता है, कितने नंबर आते हैं आपके, कितने में से कितने नंबर आते हैं, जितने क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने सही होते हैं। बाकायदा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊँगा, पहले आपसे पूछूंगा, आपको 5 या 10 सेकंड का टाइम दूंगा उसका आंसर देने का, और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करके उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। दैट इज़ क्लियर। ओके, यहाँ तक की चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब कल क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।